हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो आपका टर्म सेकंड का हिंदी का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसमें जो जो आपका आ रहा है इसमें मैं आपको थोड़ी थोड़ी रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, आप जैसे कि जानते हैं कि आपका जो टर्म सेकंड का एग्ज़ाम हिंदी का है ना, तो उसमें कोई भी जो है पैसेज नहीं आ रही जिसमें से आप आंसर आराम से ढूंढ पाओ। ठीक है, तो इस जो सेकंड टर्म का पेपर है इसमें आपका जो है पत्र आ रहा है, आपको एक कहानी लिखनी होगी, आपको है एक निबंध लिखना होगा। ठीक है, जिसे हम निबंध तो नहीं कहेंगे, अनुच्छेद कहेंगे, जो छोटा ही है 150 शब्द के आसपास। और बाकी आपकी जो दोनों किताबें हैं उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे जो है ना डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। और देखिए, आपको लास्ट में एक पुरानी वीडियो भी मैं इसमें ज्वाइन कर दूंगा जो आप सुन सकते हैं, जो मैंने बच्चों के साथ जो है डिस्कस की थी। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। और सबसे पहले देखो, मैं पेपर जैसे आपका आएगा ना रिवर्स में करवा रहा हूँ, तो उल्टा मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, आपको जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपका एक स्टोरी का होगा। ठीक है, जिसमें आपको एक स्टोरी जो है वो पूरी कंप्लीट करनी होगी। जैसे यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपको दे सकता है, जब आप लास्ट क्वेश्चन खोलेंगे तो मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड करे थे ना। तो जैसे मान लो एक कहानी है बीरबल की चतुराई, तो ये कैसे करेंगे आप? तो आपको यहाँ पे हिंट दे रखी होगी क्वेश्चन में, अगर नहीं दे रखी तो कुछ भी उस कहानी का मोड़ कैसे भी ले जा सकते हैं। जैसे अगर मैं इस कहानी के बारे में आपको बताऊं, तो इसमें यह था कि एक जो है ना बहुत बड़े ज्ञानी पंडित जी जो है वो बादशाह अकबर की राजसभा में आ जाते हैं। तो वो उनसे प्रश्न पूछने लग जाते हैं, तो बादशाह वो बहुत ज़रा जो है ना दिक्कत होने लग जाती है, भाई क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो वो बीरबल को बुलाते हैं, तो बीरबल से वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे पास दो ऑप्शन दे रहा हूँ। कितने ऑप्शन दे रहा हूँ? दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि बताओ, मैं तुमसे 100 आसान सवाल पूछूं या एक मुश्किल सवाल पूछूं। तो बीरबल ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मुझसे एक मुश्किल सवाल पूछ लो। ठीक है, तो पंडित ने जब उससे पूछा कि भाई मुर्गी पहले आया या अंडा, तो बीरबल ने तुरंत फटाफट जवाब दे दिया कि भाई पहले मुर्गी आई। तो पंडित ने पूछा, अरे तुमने इतनी आसानी से कैसे बोल दिया मुर्गी पहले आई? ठीक है, तो मतलब कैसे बोल दिया, तुम्हें कैसे पता था कि मुर्गी पहले आई? तो बीरबल ने बोला, पंडित जी इतनी जल्दी भूल गए, आपने क्या बोला था कि एक सवाल या 100 सवाल। आपने एक मुश्किल सवाल पूछ लिया, तो अब दूसरा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और पंडित जी फिर मान गया कि भाई बीरबल जी तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। ठीक है, इस तरीके से पंडित जी और बीरबल जी की कहानी मैंने आपको बता दी। तो ऐसे कोई भी कहानी आ सकती है एग्जाम में और आएगी। ठीक है, और आपको आराम से जो है मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत स्पेलिंग का भी जरूर ध्यान रखना। बच्चे क्या करते, लिख लेते एक बार, दोबारा रीड आउट नहीं करते, जिसमें कोई भी मिस्टेक हो वो दूर हो जाए, तभी फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, ऐसी एक और कहानी है। ठीक है, मतलब इस तरीके से कोई भी कहानी हो सकती है। ठीक है, और अब मैं आपको जो है पुरानी वीडियो ऐड कर दूंगा, तो वो इसके साथ जोड़ के आप उसे सुन लेना। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के साथ मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको एक कहानी बनानी है, सुनो, कहानी का थोड़ा सा हिंट ले लो। देखो, कहानी में भले ही हिंट जो दे रखी है आप अपनी मर्जी से उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और उसी को कुछ बातों को ला सकते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात? तो पहला, चोर का शहर आना, व्यापारियों का शहर आना। व्यापारियों के पास रेशम की गांठें, कैसी गांठें थी? रेशम, उसकी बहुत बड़ा सामान लेकर आते हैं, जैसे कपड़े बनेंगे। चोर तो व्यापारी को चोर ने कहा मैं इस व्यापारी को लूट लूंगा, व्यापारी को। और चोर कामयाब हो गया। चोर बताओ, कोई कहानी बताओ, क्या हुआ होगा, कैसे कामयाब हो गया? एक जमाने में बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, उसके अंदर जो है बड़ी बड़ी मात्रा में लोग सामान बेचा करते थे। ऐसे ही एक राजा हुआ करता था, उस या एक व्यक्ति हुआ करता था। उसने कहा कि बेटा, अब मुझसे काम नहीं होता, तो उसने अपने बेटे को अपना काम सौंप दिया, वो व्यापारी बन गया। लेकिन वो जो लड़का था वो मूर्ख था, बेवकूफ था। ऐसे ही एक चोर था, वो इंटेलिजेंट था। वो रोज नए नए लोगों को अपने जाल में फंसाता था, और उसको एक दिन मिल गया झुड्डू, मतलब मूर्ख व्यापारी। ठीक है, तो उसके पास थी रेशम की बड़ी बड़ी गांठें। उन्हें देख के बड़ा खुश हो गया, अरे इसे ढूंढ लूंगा तो बहुत पैसा कमा लूंगा। हाँ,
मैं उस धन को इसे छीन और फिर व्यापारी का माल व्यापारी ने कहा कि ऐसा करते इसको बेचने दो। चोर ने कहा इसको बेच दो, क्योंकि इसकी जान पहचान होगी, बेचेगा तो इसका पैसा जो है वो लूट लूंगा। ठीक है, तो अब उन्होंने अपने घर वापस जाने की तैयारी की और वो जा रहे थे, सारा सामान बेच दिया। किसने? व्यापारी ने। तभी चोर उसके पास पहुंचा और कहने लगा कि सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे काम की तलाश है, आप मुझे काम पर रख लिए तो मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। व्यापारी को दया आ गई और उन्होंने भी अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी। चोर ने अपने साथियों को खबर कर दी और राजा में एक जंगल पड़ता था, फिर रास्ते में जंगल पड़ता था और उसको व्यापारी के सारा धन लूट गया। तो बिना जाने किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए इस व्यापारी को मूर्ख कहा गया था। इसमें आपको शिक्षा भी लिखनी पड़ेगी। अगर आपको पूरे 5 नंबर चाहिए तो शिक्षा जरूर लिखना, लिख दोगे लास्ट में। और छोटी सी कहानी बनानी, बना लोगे कहानी। जो बच्चा 9th में आ गया कहानी नहीं बना सकता वो क्या है? झुंडू। ठीक है, डैश। चलो बच्चों ये सबसे लास्ट में क्वेश्चन आएगा कहानी का, क्योंकि तुम हाँ उसके बाद बच्चों संवाद 2 लिखने को आएंगे। हाँ? 2 सवाल लिखने होंगे आपको। ठीक है, आप 6 लाइन में लिख देना। 6 लाइन उसकी, 6 लाइन उसकी, 5 लाइन उसकी, 5 लाइन उसकी, बहुत 10 लाइन लिख देना टोटली। 2 जनों के बीच, जैसे एक क्वेश्चन आ गया माँ और बेटे के बीच में संवाद लिखो। बेटा, माँ, ओ माँ, अरे बेटा तू आ गया। बेटा, हाँ माँ, आज मैं आ गया। माँ, आज स्कूल में इतनी देर के लगा दी। माँ, आज स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस था तो इसलिए आने में देर हो गई। ऐसे अपना बना के तुम ये कह रहा पीटीएम हुई थी, पीटीएम अध्यापक और छात्र के बारे में। अच्छा हाँ भैया, और अध्यापक और छात्र के साथ उसके पिता की बातचीत। आपका लड़का पढ़ता नहीं है। हाँ मैं भी बहुत बोल देती हूँ, पढ़ता नहीं है। आपकी लड़की पढ़ती नहीं है, नालायक है। हाँ पढ़ती नहीं है। नहीं आपकी लड़की पढ़ती है, आपकी लड़की अच्छा। तो उसके बाद ये इस तरीके से ये हमारा संवाद हो गया। ठीक है, उसके बाद संवाद लेखन के बाद आपका पत्र है। पत्र आपको सारे आते हैं, पत्र बना लोगे। देखो पत्र में जैसे अगर हमें, अब वही बता रहा हूँ, अगर मान लो ये तो अखबार वाला है, अखबार वाला नहीं आएगा तुम्हारे में, तो ये 10th में 11th में आता है। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया कि बच्चों को अगर नॉलेज तो होनी चाहिए। ये कह रहा है कि आपके क्षेत्र में ना लगातार चोरियां हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, गुंडागर्दियां हो रही हैं, तो आप इसके उपलक्ष्य में थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिख देना परीक्षा भवन दिल्ली, फिर डेट लिख देना, फिर लिखना सेवा में थानाध्यक्ष शास्त्री नगर दिल्ली। विषय क्या लिखोगे? शहर में बढ़ते अपराध को पर ध्यान देते हुए पत्र, या शहर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पत्र। थानाध्यक्ष को लिख रहे ना हम, थानाध्यक्ष हम है ना, हम लिख रहे हैं ना, हम अपना लिखेंगे ना। भवदी में नाम नहीं लिखे, ऊपर लिखते थे परीक्षा भवन दिल्ली, बस ऊपर अपना ड्राइवर इतना लिखा होगा परीक्षा भवन दिल्ली। नहीं लिखोगे ना सीधा, और तो सेवा में से स्टार्ट करना है, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय दी, तब भी ठीक है। लेकिन ऊपर का और नीचे का हाँ लिखा, फिर महोदय लिख देना मैं यहाँ का निवासी हूँ। ठीक है, और हमारे क्षेत्र में लगातार जो है वो अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और पुलिस व्यवस्था जो है बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। दिन दहाड़े, पहले रात में चोरियां होती जब तो लोग दिन दहाड़े चोरी करने लग गए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की वजह से लोगों को काम छीने तो लोगों में सहन क्षमता और जो धैर्य है वो नाम की चीज हटती चली जा रही है और चोरियों की वारदात लगातार बढ़ती चली जा रही है। महिलाएं और बच्चे तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, स्वतंत्र रूप से उनसे सामान छीन के भाग जाते हैं और घर के बाहर तो गाड़ी खड़ी करना मुश्किल हो गया, उसके कभी टायर निकाल जाते हैं, कभी इंजन निकाल लेते हैं। ठीक है, और हाँ ये अगर इस तरह निरंतर बढ़ते चले गए तो आने वाली समस्या बड़ी गंभीर हो सकती है। ये आने वाला समय बड़ा गंभीर हो सकता है और देश का पूरा माहौल भी खराब हो सकता है। तो हम आपसे उचित से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं ताकि हमारे मोहल्ले के लोग सुरक्षित रूप से, शांति से, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, और अपराधी जितने भी हैं उनको पकड़कर जेल में डाल दीजिए। और समस्या और भी अनेक है। ठीक है,
लेकिन समय शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने कलम को विराम दे रहा हूँ। इसी उम्मीद के साथ अब हमारी समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र हल करेंगे। धन्यवाद, मैं आपका आभारी रहूंगा। इस तरीके धन्यवाद बाद में लिखना, मैं आपका आभारी रहूंगा पहले लिखना। कल वो शब्दों की सीमा शब्दों की सीमा को ध्यान में रखते हुए कलम को विराम दे रहा हूँ। विराम 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 आराम दे रहा हूँ। आराम मतलब ना विराम जरा से। शब्दों की सीमा को देखते हुए शब्दों की सीमा को देखकर शब्दों की सीमा को ध्यान में रखकर मैं अपनी कलम को इसी उम्मीद के साथ विराम दे रहा हूँ ताकि हमारी मोहल्ले की समस्या शीघ्र अतिशीघ्र हल हो सके। तो बच्चों पत्र अगर एक दो पत्र होते हैं, दो प्रकार के, औपचारिक अनौपचारिक, पता है ना। तो अगर अनौपचारिक आएगा तो मित्र को आएगा, चाचा ताया को। जैसे अब एक क्वेश्चन है, तुम्हारा मित्र वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम लाया स्थान। तुम्हारा मित्र वाद विवाद नहीं पता, डिबेट कंपटीशन। तो बच्चों जैसे अगर कोई अनौपचारिक पत्र आता है तो आपको पता है कैसे लिखना। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर लाइन छोड़ के डेट लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते, आशा है कि तुम आनंद दोगे, मतलब आनंद सहित होगे, मतलब आनंद में होगे। और जैसे कि तुम्हें पता है कि विद्यालय में, मतलब देखो मैंने तो भी कोई और एग्जाम्पल आपको बोला था कि आपने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया या आपके मित्र ने लिया, आप उसको प्रथम आने की खुशी में बधाई दे रहे हो, या आप खुद आए हो, ये भी तो हो सकता है। आप खुद आए अपना अनुभव बता रहे हो कि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी, तो लिख दोगे ना बना के। किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, पैटर्न आपको पता ही है। उसके बाद जो है बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर है। अच्छा, से पहले पत्र से पहले अनुच्छेद भी तो आएगा, पैराग्राफ। जैसे अब मैं पूछता हूँ, कोई बच्चा बताएगा, तो बता स्कूल में तुम्हारे वार्षिक उत्सव मनाया गया। पता है वार्षिक उत्सव क्या होता है? वार्षिक उत्सव, एनुअल डे फंक्शन, पता है क्या होता है? जब साल खत्म होने वाला होता है तो जो बच्चों की पूरी परफॉर्मेंस पूरे साल में अच्छी रहती है, उन बच्चों को इनाम मिलता है। स्कूल में बच्चे अनेक प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। तो बताओ कैसे मनाया तुम्हारे स्कूल ने वार्षिक महोत्सव? नहीं होता तो बताओ सही, कभी तो किसी स्कूल में तो लिया होगा पार्टिसिपेट। बताओ क्या से होता है? बोले यहाँ पे बहुत से बच्चों ने अनेक प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लिया था। यहाँ के जो मुख्य अतिथि आए थे वो अजय कुमार भल्ला जी आए थे और बच्चों ने उनकी स्वागत के लिए बच्चों ने उनके स्वागत के लिए परेड करी, ठीक है। और तो ऐसे बना के लिख दोगे ना आप, सब अच्छे से लिख दोगे। सरस्वती वंदना हुई। अब देखो भाई, तुम बताओ भाई, अगर नहीं आएगा ना बेटा, पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, भूख मिटी की भोजन मीठा, इसका क्या मतलब है? गलत है। एक मिनट, मैं बताऊंगा, सुन लो खाली। आप बोलोगे भूख तभी मीठी लगती है जब भूख लगी हो। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। भोजन तभी मीठा लगता है जब भूख लगी हो। मतलब इस कहानी के अंदर मतलब भोजन का महत्व बताया गया है। जैसे अगर हमें बिना भूखे हम खाना खाते हैं तो हमें वो आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमें बहुत भूख लगी है और तब हमें वो खाना मिल जाता है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है, चाहे वो बिना स्वाद का भी हो ना, तब भी हमें बहुत ज्यादा स्वाद लगने लग जाता है, ठीक है। मतलब तृप्ति को बताया गया, तृप्त होना बहुत जरूरी है। तो इस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि भूख मिट्टी की भोजन मीठा, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि भोजन तभी मीठा लगता है जब भूख लगी हो, ठीक है। और जब बहुत तेज भूख लगी होती है ना, तो अगर हमें खाने को कुछ भी मिल जाता है जो खाने लायक होता है तो उससे हम तृप्त हो जाते हैं, हमें काफी आनंद मिलता है, ठीक है। इसलिए खाने के भोजन के महत्व को समझना चाहिए, ठीक है। उसकी निरादरी नहीं करनी चाहिए। कई लोग क्या होता है, नहीं आया फेंक दिया, है ना, ये कभी नहीं करना चाहिए। अगला है क्वेश्चन ये कि पुनर्वास के लिए माटी वाले को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? बोलोगे माटी वाली जहाँ रहती थी ना, तो वहां पर जो है वो बांध बनाने की बात चल रही थी, तो अब वहां से उसके घर को उससे बेघर किया जा रहा था। लेकिन माटी वाली के पास अपने घर का कोई सबूत नहीं था कि बदले में सरकार उसको दूसरी जमीन या दूसरी चीज दे दे, तो इसलिए माटी वाली कहते कि गरीब आदमी को शमशान नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। और वो बहुत बड़ी दिक्कत को से रही थी, क्योंकि वो खुद ही मिट्टी लाकर जो है उसको दूसरों को बेचती थी और दूसरों की वो बनाती थी,
जो रसोई रसोई बनाती थी, चूल्हा बनाती थी और उससे अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए जिससे कि उसको बोले कि भाई तुम यहाँ से घर खाली कर दो, तो उनका कोई सबूत तो होता नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? ऐसे लोगों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। ये कह रहा माटी वाली के बारे में, माटी वाली की कुछ विशेषता बताओ। आप बोलोगे, पहली बात, माटी वाली बहुत मेहनती थी, इतनी बूढ़ी होने के बावजूद भी उसने अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। ठीक है। दूसरा, वो पति से बहुत प्यार करती थी। उसका पति गरीब था, लाचार था, बीमार होगा और वो काम नहीं करता था, लेकिन उसके लिए भी बहुत ध्यान रखती थी। खुद भूखी रहकर उसके अपने पति की रोटी के लिए जरूर पूरा प्रयत्न करती थी और बार बार रोटियों को गिनती थी कि रोटी कल के लिए बचेगी नहीं बचेगी। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि रोटी, माटी वाली का बार बार रोटी को गिनना क्या बताता है? माटी वाली का बार बार रोटी को गिनने बताता है कि वो बहुत ज्यादा गरीब है और अगले दिन में भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए वो बार बार रोटी को गिनती थी कि आज ये 2 खा लूंगी, रात को खा लेंगे। इस तरीके से वो समय काट रहे थे, तो पेट नहीं पाल रहे थे पूरा, क्योंकि स्थिति घर की ऐसी थी। देखो, क्वेश्चन तो बहुत आसान होते, बस बनाने आने चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। अब तुम बताओ कि गरीब आदमी को शमशान में उजाड़ना चाहिए, चैप्टर में बोला गया, क्यों? उसका क्या मतलब है? वो लोग, गरीब आदमी जहाँ पैदा होता है ना, वो वहीं मर जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर उससे वो भी छीन लोगे तो वो कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, कैसे जीवन यापन करेगा? इस समस्या को समझना चाहिए। विशेषकर गरीब जो लोग होते हैं ना, उनके हितों को, उनके लिए काम करना चाहिए, उनको सताना इस प्रकार नहीं चाहिए। और जिस तरीके से वहाँ पे पुनर्वास की बात हो रही थी, तो अगर उसको उजाड़ के फेंक दोगे तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो सबूत वगैरह कुछ होते ही नहीं है। ठीक है। और ये बोल देना कि भाई चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, निकलो यहाँ से, ऐसा कोई करना गलत होगा। ठीक है। और गरीब आदमी वैसे, और पता है कि एक और बात है कि गरीब आदमी वैसे ही अपना घर बसर इतनी मुश्किल से कर रहे होते हैं। ठीक है, इतनी मुश्किल से कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उनको घर से निकाल दोगे तो क्या होगा? बना बना के लिख दोगे ना, आसान है बच्चों। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि अगर उमा कम पढ़ी लिखी होती, ठीक है, या उमा की स्थिति कम पढ़ी लिखी लड़की जैसी होती, तो एकांकी का अंत क्या होता? बोला कि अगर उमा भी कम पढ़ी लिखी लड़की होती तो उसके पिता जो है आराम से उसकी शादी कर देते हो, और वो बहस भी नहीं कर पाती, शरीर रूप से कमजोर रहती। ठीक है। और अपना स्वाभिमान से नहीं जी पाती। लेकिन उमा पढ़ी लिखी थी तो उसको अंदर स्वाभिमान आ गया, तो उसे पता था क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उसे सही गलत की पहचान थी। ठीक है। अब बच्चे, तुम देखो, तुम में से बहुत से बच्चे जैसे अगर मान लो कम पढ़े लिखे होंगे तो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाएंगे, अपना जीवन का नाश कर लेंगे, अपना भविष्य खराब कर लेंगे, है ना? लेकिन अगर तुम पढ़ लिखोगे, समझदार होगे, तो तुम अपने जीवन को समझोगे, क्या गलत है क्या सही है, अच्छे से करोगे। ठीक है। और तो अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट, कि इस पूरे एकांकी, क्योंकि ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, एकांकी है, क्या है? इस पूरी कहानी में ना, तुम किसको मुख्य पात्र मानते हो? इस कहानी में कौन है जो पूरी कहानी की जान है? पूरी कहानी की जान मैं उमा को मानता हूँ, क्योंकि पूरी कहानी उमा के इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है। उमा के घर में रिश्ता आना, ठीक है, उमा का शंकर की पोल खोलना, उमा का मेहनती होना, उमा की अपनी आवाज को, अपने स्वाभिमान को बनाए रखना। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के समाज में औरत को मतलब बस ये है कि भाई वो अत्याचार सहती है और अपनी आवाज ना उठा पाए, अपने हक को ना मान पाए, बस यही हो रहा है। और करती है तो उसको बोलता है कि ये है वो, घर से निकाल दिया जाता है, उस पर अत्याचार किए जाते हैं। और लेकिन उमा ने समाज की मानसिकता पर व्यंग्य किया है, उमा ने समाज को जगाने का काम किया है। उमा ने औरतों को बताया कि औरतें भी या लड़कियां भी बहुत इंटेलिजेंट होती है। ठीक है। और लड़का तो मतलब वो चाहे कैसा मर्जी हो जाए, उसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगाएगा, ये गलत है। और जो दूसरा, जो शंकर नाम का लड़का था, ठीक है, पढ़ता नहीं था, फेल हो गया था। ठीक है। और दूसरों के हॉस्टल में घुस के लड़कियों से पिट चुका है। ठीक है। और ठीक है, नौकरानी से पिट चुका है। सुनो, आगे सुनो। नहीं, मतलब पता है ना कि गलत सही क्या, ये चीज पता होनी चाहिए ना मैं पहले से, तो अच्छे घर से, इसलिए पता है। आगे सुनो। गोपाल प्रसाद विवाह, वैसे अच्छे घर से बच्चे तो होते हैं, लेकिन बाहर माहौल गंदा मिल जाता है, क्यों भाई? गोपाल प्रसाद तो विवाह को बिजनेस मानते थे, है ना? गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते थे। क्या तुम्हारे सब सही है? क्या बिजनेस था? क्या शादी एक बिजनेस होती है? बोलोगे ऐसे लोग तो बिल्कुल गलत है, बड़े अपराधी होते हैं। विवाह तो एक पवित्र बंधन होता है, 2 जनों का मेल होता है, आत्मा का मेल होता है, और इसको हम एक बिजनेस करना बिल्कुल गलत है। मतलब विवाह, लड़की खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इस तरीके की सोच ये तो बहुत गलत है। इसमें तो लड़की को सम्मान नहीं मिलेगा, उसको तो इस तरह से सिर्फ वस्तु समझा जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, है ना? और
और ऐसा ये कि बस सिर्फ बिजनेस के नाम पर कम चरित्र वाले से लड़के से बिना या उससे शादी कर दो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। व्यापार निभाना बिल्कुल गलत है। बराबर लिख दोगे ना। ये कह रहा है आपने दोनों की कहानी पढ़ी, गोपाल प्रसाद की, रामस्वरूप की। गोपाल प्रसाद की और रामस्वरूप, आपको दोनों में से दोनों की क्या क्या विशेषता पता लगी? बोलो रामस्वरूप उमा के पिता है। उन्हें आजादी सही लगती है, वो अपनी बेटी को पढ़ाने के पक्ष में है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया है, उसे हाई शिक्षा दिलवाई है उस समय के टाइम पर। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समाज की कुरीतियों की वजह से उसे अपनी बेटी की शिक्षा छिपानी पड़ती है। वो पूछते हैं कितना पढ़े लिखे, तो बहुत कम बताते हैं अपनी बेटी के बारे में, हालांकि वो इतना पढ़ा लिखी होती है, लेकिन मजबूर है। जबकि गोपाल प्रसाद तो अपने को ज्यादा रोबदार समझता है, अभिमानी समझता है, ठीक है। वो तो औरतों को सिर्फ एक समान और हर चीज को मजाक में ले लेता है, घमंडी है, ठीक है। और उसके बेटे का खुद का चरित्र नहीं है, और कहता है लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। खुद का बेटा चरित्रहीन और लड़की बिना पढ़ी लिखी मांगता है, और अपनी मनमानी करवाना चाहता है। रामचंद्र को बार बार कहते थे एक हमारा जमाना, क्या कहानी में जाना सही था? बल्कि बिल्कुल सही नहीं था। हर समय की एक अपनी वैल्यू होती है, अपने हर समय अपना एक मान होता है। कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती हैं। तो अपने जमाने को सही, दूसरे जमाने को खराब बताना बिल्कुल गलत है। हमें जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, जमाने को मानना भी चाहिए, उसकी खामियां तो उसको बताना भी चाहिए, लेकिन एक जमाने को अच्छा दूसरे जमाने को बुरा कहना ही गलत है। क्वेश्चन है कि इस एकांकी जो कहानी लिखी गई है रीढ़ की हड्डी, आगे इसके पीछे कारण क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? कहानी लिखने का समाज में उद्देश्य क्या है? बोलोगे सबसे बड़ा इसका उद्देश्य औरतों की स्थिति को सुधारना है। समाज के अंदर औरतों को कम आंका जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ सकती, पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती, जो कि गलत है। यहाँ पे ये बताया गया कि औरतें भी किसी कम नहीं, उनको मौका अवसर देकर तो देखो, वो भी बहुत आगे निकल के दिखा सकते, समाज के लिए काफी काम कर सकते हैं। और यहाँ बताया गया कि औरतों का भी एक अपना अस्तित्व होता है, एक अपनी पहचान होती है, उनका भी गौरव होता है, ठीक है, और जिसकी रक्षा और जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये नहीं कि औरत है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको सब पर्दे के अंदर ही रखे रहेंगे, मतलब उनका भी एक अपना अस्तित्व है, उनकी भी एक वैल्यू है, जो कि समाज को समझनी होगी। कब तक औरतें जो पीछे समाज के ढकी रहेंगी और आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ठीक है, क्योंकि पुरुष इसलिए नहीं बढ़ने देना चाहते कि अगर ये बढ़ गई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा और मुझे इसको मैडम जी बोलना पड़ जाएगा, ठीक है, और मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ये बात समझनी होगी कि हर किसी की वैल्यू, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, वैल्यू है, समझ है, तो अपने आप को प्रूव करके दिखाओ, पढ़ के दिखाओ। ये थोड़ी कि सिर्फ बाजू के बल पर अपनी शक्ति दिखाओगे। ये समाज में सबसे बड़ा उद्देश्य हमें बताया गया कि एकांकी के पीछे, ठीक है, हर चीज हाथों से नहीं होती है, दिमाग से भी तो लड़के दिखाओ। ये बात इसमें बताया गया है, ये एक वैल्यू है, उसको भी समझो, ठीक है। भाई शारीरिक रूप से मजबूत है तो भाई लड़कियां कमजोर है शारीरिक रूप से, तो बस इसे लड़के शक्तिशाली ये नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से भी देखना चाहिए, ठीक है, जिसमें उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए पूरी तरह से। ये कहानी हमें शिक्षा देती है। ये कह रहा रीढ़ की हड्डी आपको क्या समझ में आती है? मतलब रीढ़ की हड्डी की जो सार्थकता है ना, आप जब इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको क्या चीज समझ आती है? बोलोगे रीढ़ की हड्डी ना उन लोगों की मानसिकता पर प्रहार करती है जिनकी सोच जो है ना औरतों के प्रति बहुत नीची है, जो औरतों को सिर्फ एक सामान, एक वस्तु, एक व्यापार की चीज समझते हैं। ये उन लोगों के ऊपर कटाक्ष कर रही है कि औरतों को भी महत्व, उनका सम्मान है, दोनों में एक जैसा रह सकते हो, ठीक है। ये औरतों की भी पूरी वैल्यू होनी चाहिए, उन्हें भूल जाते हैं इंसान की ये औरत ने उसे जन्म दिया। शंकर जैसे लड़के भले जितना मर्जी बुरा काम कर ले, लेकिन समाज उनको, ठीक है, बुरा नहीं कहता, लेकिन अगर लड़की अगर पढ़ लिख जाए तो उसको समाज का वैसे शादी करके कैसे करके तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, पढ़ लिख जाए तो, जो कि गलत है। यहाँ पर हमें यही कटाक्ष किया गया है, ठीक है। लिख दोगे ना बना के। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, ये, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है आपका मेरे संग की औरतें हैं। ये कह रहे लेखिका ने अपनी नानी को भी देखा तो था नहीं, लेकिन उनके व्यक्ति से क्यों प्रभावित होगी? बोलो कि लेखिका की जो नानी थी ना वो स्वतंत्र विचारों वाली थी, ठीक है, और क्योंकि देखो उन्होंने, हालांकि वो हमेशा पर्दे में रहती थी, लेकिन जब उसकी बेटी की बात आई शादी की, तो उसने अपने पति के मित्र को बुलाकर कहा, क्योंकि उसके पति तो जो अंग्रेज के विचारों वाले थे और उस तरीके के थे, लेकिन वो देश में भी बहुत ज्यादा थी। तो उसने उसके दोस्त को बोला था प्यारेलाल शर्मा को कि भाई आप मेरी बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से करना, ठीक है। इसलिए इससे बहुत प्रभावित हुई थी कि स्वतंत्र विचारों वाली थी, ठीक है, और उसके अंदर स्वतंत्रता की भावना थी, सबका सम्मान जानती थी, इसका सम्मान जानती थी। ठीक है, लेखिका की नानी ने आंदोलन में कैसे भाग लिया? बोलो कि प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं लिया, लेकिन अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करने के लिए कहा जो देश की आजादी के लिए लड़ रहा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसने देश के आंदोलन में भाग लिया है, ठीक है, बना के लिख सकते हैं। ठीक है, लेखिका की माँ की क्या खास बात थी?
पर देखो तुम्हें पता है कि लेखिका की जो पिता थे रसूख थे, ठीक है, तो माँ पर भी इफेक्ट नहीं, पिता नहीं, माँ रसूख थी, अमीर घर से थी, तो माँ जो थी ना वो कम बोलती थी, साहित्य पढ़ती रहती थी, पढ़ी लिखी थी, ठीक है, बच्चों से ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करती थी क्योंकि पिता के गुण थे उसके अंदर, ठीक है, ठाट बाट से रहना, मान सम्मान, ठीक है, और लेकिन हाँ झूठ कभी नहीं बोलती थी। और एक और बात, किसी दूसरे की बात दूसरे को नहीं बताती, चुगली नहीं करती थी, झूठ नहीं बोलती थी। अभी उनकी हर वे कुछ भी चीज होती है रायन से हमेशा नहीं जाती थी। ठीक है ना, चलो नानी के बारे में तुमने जान लिया, दादी के बारे में क्या जानते हो? दादी ना हमेशा देखो क्वेश्चन चेंज है तुम्हें ये बुक। लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संग्राम था, पर दादी लिख से हटकर थी। वे चाहती थी कि उनकी पतोहू को होने वाली पहली सुंदर कन्या हो। उसने मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी। इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलाने की कल्पना भी कर डाली। और लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी, वह घर का कोई काम नहीं करती थी, उन्हें पुस्तकें पढ़ने संगीत सुनने का शौक था। मतलब दादी के बारे में समझ लेना, दादी जो है लीक से हटकर थी, उन्हें बेटी मांगी थी, मन्नत मांगी। ये कह रहा है आप अपनी कल्पना में लिखिए कि प्रजाति ने पतोह के लिए पहले बच्चे के लिए लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी, क्योंकि उनके घर में से लड़का ही पैदा होता था और वो लीक से हटकर। और सबसे बड़ी बात, वो लड़का लड़की में अंतर नहीं करती थी, ये बड़ी बात। जबकि उस समय के टाइम में बहुत ज्यादा अंतर होता था। इसमें मेन तो यही थे बच्चों। और ये कहानी है कि चोर आया था और तो क्या करा था, हाँ बताओ। सारे लोग तो शादी में गए हुए थे, लेकिन चोर को उसने बोला, दादी थी ना, पानी उसने बोला मैं तो चोर कुएं से ला, उन्हें पानी पी ले, अब तू मेरा पानी पी ले झूठा, तू भी मेरा बेटा, अब तू मेरे घर चोरी कर दिया, खेती कर, तू तेरे हाथ में। उन्हें चोर को भी ऐसे इंसान बना दिया, चोर को भी। नानी थी, दादी कोई भी मान लो, बच्चों चेक कर लो। बताओ बच्चों, कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? क्योंकि आजादी को पाने के लिए उन्होंने उस आभूषण को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा हम आजादी को पाएंगे, हम आजादी को पाना चाहते हैं, हम आजादी को पाना चाहते हैं। तो कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा? क्योंकि भेष में लिखा है हथकड़ियों को गहना, क्यों इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने आजादी पाने के लिए उस हथकड़ी को भी स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गहने से हमारी शोभा बढ़ जाएगी ना, उस प्रकार इन हथकड़ी से हमारी शोभा बढ़ेगी, अब पता लगेगा दुनिया को हम देश की आजादी के लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है। और जेल जाना, उन लोगों की ये जो जेल जाना, जिस प्रकार हम ज्वेलरी पहनते ना, सजना है मुझे तो वो सुंदर लगते हैं, तो ऐसे अगर हम जेल के अंदर हथकड़ी पहनेंगे तो हमें जेल जाने, हम देश की आजादी के लिए अगर हमें जेल जाना पड़े तो हमें शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हथकड़ी पहनना शर्म की बात मानी जाती है। लेकिन हम हथकड़ी पहन रहे क्योंकि हमारे लिए कहना है, क्योंकि हम देश के लिए जितनी मर्जी जेल में जाना पड़े हम जाएंगे, हम देश में आजादी पा के रहेंगे। तेरे गीत कहावे बाहर होना भी है मुझे गुनाह। कभी अपने और कोयल के जीवन के लिए बता रहा, कोयल के कर्ण पर गीत, कोयल जो है बहुत सुंदर गाती है, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानियों को तो रोने भी नहीं दिया जाता, उनके रोने पर उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं, वे चुपचाप, और वो कह रहे कि इसलिए तो रो नहीं पा रहे हैं, और कोयल उनके दर्द को बयान कर रही है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि ने इसे भयानक पंक्ति कहा है, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। कवि कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि जिन बच्चों की उम्र खेलने की, कूदने की, पढ़ने की है, और वो बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो उसे मैं भयानक पंक्ति के रूप में ना लिखूं तो और क्या कहूँ? समाज के अंदर क्या इतनी बड़ी प्रथा गंदी हो जाएगी कि लोग, बच्चों को जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा क्या? ऐसे छोटे छोटे बच्चों की उम्र हमारे देश के अंदर काम करने वालों की है, तो देश में पढ़ लिख कर बने बनने की है। अगला, एक कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि ये बहुत ही मजबूरी का शिकार है।
तो इतनी बड़ी ठंड पड़ती है फिर भी काम पे जा रहे, तो कितनी मजबूरी है इनके माँ बाप की कि घर में कितनी आर्थिक तंगी आ गई, घर में खाने कुछ नहीं है कि माँ बाप अपने खर्चे से घर को पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए खर्चे को पूरा करने के लिए बच्चों तक को काम पे जाना पड़ रहा है। ये बहुत बुरी स्थिति बता रहा है। ठीक है, मदरसे, मैदान, बगीचे और आंगन वास्तव में खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? तो बच्चों की जो रौनक है, जो बच्चों की मधुर आवाज है, बच्चों का जो बचपन है वो सब नष्ट हो जाएगा, और वो बच्चे मशीनों में, फैक्ट्रियों में लगकर अपने जीवन को खत्म कर देंगे और शोर शराबे में उनकी आवाजें दब जाएंगी। बहुत आसान चैप्टर है। काली, तू एक काली, इसमें क्या बताएगा? इसमें क्या बताएगा कि कवि ने को 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, काली कहीं क्योंकि इसकी तुलना कई बार ब्रिटिश राज से करी है, कहीं ब्रिटिश सरकार के गंदे कारनामों से करी है, ठीक है, कहीं वातावरण की निराशा, अवसाद, अंधकार से करी है। तो काली शब्द का प्रयोग इसलिए चमत्कार माना गया। ठीक है, कविता में कवि ने कोयल के बोलने के पीछे किन कारणों की संभावना बताई? आखिर कोयल क्यों बोल रही है? पहला, कोयल किसी का संदेशा बताना चाहती है। क्या उसका कोई खजाना लुट गया है? क्या जंगल में लगी आग देख रही है? वह मधुर विद्रोह के बीच बो रही है? वह कवि को जंजीरों में बंधा नहीं देख सकती। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ब्रिटिश राज में जो हमारे देश के जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनके साथ कैसा बर्ताव किया? बोलो, बहुत क्रूर व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, उनसे उनके अधिकार छीने गए। जेल में रहने के भी जो नियम कायदे कानून होते हैं वो भी नहीं, उनको भी पालन नहीं किया गया। उनको शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित किया गया, उन पर अत्याचार किए गए। अच्छा, लेखक अनुसार प्रेमचंद किन पर हंस रहे हैं? ये उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, ठीक है, पर्दा कर देते हैं, संकोच से उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। हाँ, है ना? कभी वो कह रहा है, प्रेमचंद तू हंस रहा है, किस पे हंस रहा है? अरे मैं उन लोगों पे हंस रहा हूँ जो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, ठीक है, छुपाने के लिए तैयार रखते हैं, जो अपनी कमजोरी को दूसरे के आने नहीं देते। मैं उन लोगों पे हंस रहा हूँ भाई। अच्छा, प्रेमचंद का जो फटा जूता, वो अंगूठा किसको दिखा रहा है? उन लोगों को दिखा रहा है, ठीक है, जो दिखावा करते हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? लोगों में प्रवृत्ति, ये आदत होती है कि लोग अपनी बुराइयों को छिपाते हैं, पर्दे में डाल देते हैं। ठीक है, लोग अपनी बुराइयों को दूसरों के सामने नहीं आने देते। पर प्रेमचंद जी ऐसे नहीं है। उनके अंदर जो भी है, जैसे वो अंदर से वैसे बाहर से भी है। यही इस कहानी में सबसे बड़ी बात बताई जाती है कि प्रेमचंद जैसे अंदर से थे ना, वैसे बाहर से। इसलिए उनके जो कपड़े थे ना, जैसे उन्होंने पहने हुए थे, जैसे उन्होंने जूते वगैरह पहने हुए थे, तो यही बता रहे थे कि मैं जैसे अंदर से वैसे बाहर से भी। क्योंकि लोग कहते हैं फोटो खिंचवाते समय लोग दूसरे की बीवी भी उधार ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। वो जैसे अंदर से थे वैसे बाहर से थे। पता नहीं ये कवि ने किया होगा कहीं, ठीक है, ये देखा होगा, हमने तो कभी नहीं देखा है। सालिम अली पक्षी प्रेमी थे, है ना, और प्रकृति प्रेमी भी थे। ठीक है, तो आपको पता, वो प्रकृति से बहुत प्यार करते थे और पक्षी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और यहाँ तक, क्योंकि ये पता है सबसे बड़ा उदाहरण कैसे पता चला? ये प्रधानमंत्री जी, उस समय के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। उस समय के टाइम पे उन्होंने वैली को बचाने के लिए, पूरी घाटी को बचाने के लिए पत्र लिखा था। और ये बहुत बड़ी, ये एग्जाम में आता है साइलेंट वैली के ऊपर। बताइए, साइलेंट वैली के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। ये तहमीना कौन थी? तहमीना सालिम अली की सहपाठिनी थी, जो बाद में उसकी जीवन संगनी बन गई उसकी। हाँ, और सालिम अली के लिए प्रकृति खूबसूरती और रहस्य से भरी हुई खुशहाल नजर आती थी। प्रकृति के सानिध्य में उन्होंने अपनी एक सुंदर दुनिया बनाई थी, जिसे बनाने में तहमीना ने उनकी मदद करी थी। तहमीना और सालिम अली दोनों की जोड़ी फिल्म बननी चाहिए। सुनो भाई, फ्रीडा अपने पति के बारे में कुछ भी लिख पाने में असमर्थ क्यों थी? क्योंकि वो कहती थी कि मेरे पति के बारे में जितना मैं नहीं जानती, छत पे बैठी गोरैया मुझसे ज्यादा जानती है। तो उसने बोला कि मुझसे ज्यादा मेरे गोरैया से पूछ रहे मेरे पति के बारे में। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं।
ये एग्जाम में बहुत मोटा क्वेश्चन है कि सालिम अली को बर्ड वाचर क्यों कहते थे, क्योंकि वो हर पक्षी के बारे में उनमें बहुत जरा गहन नॉलेज थी, ज्ञान था, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को वो जानते थे हर पक्षी के बारे में, क्योंकि कई घंटे तक उनका निरीक्षण करते रहते थे, उनकी सुरक्षा, उनके लिए काम, पक्षियों के लिए नई नई खोज करना, उनके लिए जीवन के बारे में नई नई चीजें पता करना, इसलिए उन्हें जो है बर्ड वाचर कहा गया। ठीक है, बर्ड वाचर। ठीक है, तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, आपको पेपर बहुत अच्छा ये जाए। वाचर की वाचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।